बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की सियासत पे गुफ्तगू की। इसके अलावा जो कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के जो सदर हैं उन्होंने मुल्क में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और जो हाफिज नईमुर रहमान है, अब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर बलजियादी निज़ाम को फाल करने का कह दिया है। और बलोचिस्तान के हवाले से बात करें तो सैकड़ों लोगों ने कौमी धारे में शिरकत की है और खुद को कानून के हवाले किया है। और वजीर आला जो बलोचिस्तान है उन्होंने उसको वेलकम किया है। और इस वक्त जो पंजाब के अंदर जुर्माने लगाए जा रहे हैं उस हवाले से उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। और पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो सुहेल अफरीदी ने सख्त जबान इस्तेमाल की है। जो शफी जान है उनके केपीके के जो मुशीर हैं उन्होंने भी सख्त जबान इस्तेमाल की है फौज के हवाले से। और पीटीआई का जो नैरेटिव है अगेंस्ट टू आर्मी वो जारी है। और जो कि डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरे पाकिस्तान ने सुनी, उन्होंने इमरान खान को वाज़ेह तौर पर जहनी मरीज करार दिया। इन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मेरे पैनलिस्ट में इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं और रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा चेयरमैन अल मोहम्मद तरीक पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मलिक अदरीस अबू बकर घलू साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दोनों गेस्टों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं सबसे पहले मलिक साहब की जानिब जाऊंगा। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर हर पार्टी अपने मफाद को मद्देनजर रख के आर्मी के खिलाफ बोलती है और वो जो मुहिम है वो चलाती है। आजकल पीटीआई का जो टॉपिक है वो डिस्कस हो रहा है और जहनी मरीज करार दिया जा रहा है इमरान खान को फौज की जानिब से, और इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को जहनी मरीज करार दिया जा रहा है। ये कशमकश किस हद तक जारी है और हमारी पाकिस्तान की सियासत और ये हमारी जो पार्टियां अगेंस्ट टू आर्मी जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है, इसका क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे दावत किया। सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और डीजीआई एसपीआर का बयान है और इमरान खान साहब के हवाले से जो चीजें भी हैं, मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। किसी इदारे का काम सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, हमारी कौम को समझना होगा, इदारों को समझना होगा कि रियासत और हुकूमत दो अलग अलग चीजें हैं। रियासत के मालिक, रियासत के ओनर जो है वो अवाम है। इदारे जो है वो हुकूमत के ज़रिए तमाम आते हैं, उनको एक दर्जे की एजेंसी होती है। अगर एक इदारे का सरबराह, एक इदारे का तर्जमान एक साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म के हवाले से इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा तो मैं समझता हूँ कि एक शर्मनाक है, आउट ऑफ द वे है। लेकिन मलिक साहब, अगर कायद के हवाले से बात कर रहे हैं तो उस वजीर साहब का वजीर आजम ने तो आर्मी चीफ को हिट किया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अरे भाई मेरी बात सुने। आप इस बात को मानते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त मुद्दत उनकी मुकम्मल हो चुकी है? उनको एक्सटेंशन दी गई है जनाब, उनकी जो सर्विस है उसको बहाल दी गई है। एक्सटेंशन किस आइन के तहत दी है? 23वीं आईनी तरमीम जो पास हुई है उसको तो खत्म करा दे दिया है हमने भी, अवाम ने भी। आप खुद जानते हैं 26वीं किस तरह पास हुई, 27वीं किस तरह पास हुई। वो आर्मी चीफ साहब इस वक्त जो है पाकिस्तान के कानून में तो बहाल हो चुकी है ना, 27 ऑर्डिनेंस जो तरमीम आई है। देखिए मेरी बात सुने, 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बोगस तरमीम है, वो गैर आईनी तरमीम है, वो बिल्कुल जो है ना वो बोगस है। उसको कोई पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और जिन्होंने माना है, जिन्होंने पास किया है, फॉर्म 47 वालों ने पास किया। आप खुद जानते हैं आपके हल्के में कौन जीता, और भाई के हल्के में कौन जीता, पाकिस्तान के बाकी हल्कों में कौन जीता, आप खुद बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है वो पपेट हुकूमत है, वो अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है। देखिए मेरी बात मलिक साहब, मेरे ख्याल में मेरे आप सवाल की जानिब नहीं जा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी का सरबराह वो हिट कर रहे हैं पाक फौज को, एक इदारे को जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, जो हमारे जवान है वो अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने ठीक किया इस हवाले से? की बात है, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल शर्म खड़े हैं, पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ ठहरी है। मगर ऐसी पाकिस्तान आर्मी के अंदर तारीख उठा के देख लें, बहुत सारे ऐसे मफादात जर्नैल आए हैं जिन्होंने अपने मफादात की खातिर पूरे पाकिस्तान आर्मी को जो है वो बेचा है, उनके सौदा किया है। अभी मैं आपको एक बात खैर कर देता हूँ, और भाई आप इस्लामाबाद से आप भी सुनिएगा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, इसहाकदार साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो नेशनल जो फोर्स बनी है दुनिया की, जो अमेरिका के जरिए तमाम है, वो चाहती है कि फलस्तीन के अंदर जाकर
गजा के अंदर जाकर जो है हमास को डीवेपनाइज किया जाए, पाकिस्तान की फौज का हिस्सा बन चुकी है। मैं किस तरह आपको बताऊं कि पाकिस्तान की फौज का खुदा हो चुका है। अगर आप सेनेटर मुश्ताक साहब के बयान उठाएं, अगर आप उनकी गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की वो उठाएं, तो आपको पता चले कि पाकिस्तान की फौज को उन्होंने कहां से लेके ठहरा दिया है। अब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का वो फौजी जिसके कंधे के ऊपर पाकिस्तान का परचम होगा, वो अपनी राइफल से निकली हुई गोली हमास के मुजाहिद को मारेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मलिक साहब। मैं औन रजा की जानिब जाऊंगा। औन साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का जो नैरेटिव है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से वो रियासत को, रियासती इदारों को हिट कर रही है और वहां पे उनके जितने भी वर्कर्स हैं, आज बल्कि सुहेल अफरीदी की जानिब से जो वजीर आला हैं केपी के, उनकी जानिब से सख्त अल्फाज वहां पे बोले गए हैं। शफी जान है उनके जो मुशीर है, उनकी जानिब से बोले गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इनकी, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सर। देखें, पाकिस्तान की सियासत में फिर वही एक पुरानी जो लकीर है वही खींची गई है कि ताकत एक तरफ है और अवाम जो है वो दूसरी तरफ है। और ये जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसमें अगर देखा जाए तो इसने सियासी माहौल को जो है वो मजीद गर्म कर दिया है। जब एक इदारे का सरबरा एक बरह रास्त एक पार्टी के लीडर पर जो करोड़ों और जो जिसके नाम पर वोट मिलते हैं, अगर उस पर तनकीद करता है, तो उसके बाद जिस तरह का सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स आया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम किस तरफ खड़ी है। और दूसरी बात, अगर हम ये करें कि हमेशा कहा गया कि जी हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। सियासत में मुदाखलत तो ये होती है कि जब सियासत पर बात ही ना करें, जब आप सियासतदानों पर खुलकर तनकीद करें और उनको बुरा भला कहें और उन पर जो है वो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि उनके वोटर्स को जो है वो नामुनासिब गुजरे, तो ये सियासत में मुदाखलत होती है। और ये पुराना वतीरा है। इससे पहले भी आप अब चले जाए, जितने भी सियासी रहनुमा है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर आज तक किस रहनुमा को जो है वो गद्दार नहीं कहा गया। ये अब सब आपके सामने है, तो ये कोई नई चीज नहीं है या हमें हैरान होना नहीं चाहिए इस पर। फौज का एक तर्जमान एक पार्टी के पर बहरास्त तनकीद करेगा तो क्या ये सियासत में मुदाखलत नहीं होगी? क्या ये वही हदूद है जिनका वादा किया गया था? और पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी लीडर मकबूल होता है तो उसकी जो सियासी लड़ाई होती है वो हमेशा उसको सिक्योरिटी डिस्कोर्स के साथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस सिलसिले की एक कड़ी दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने जो आज जलसा किया है उसमें सिस्टम को ये समझाने के लिए भी काफी है कि ये पार्टी अब किसी एक शहर या तबके तक महदूद नहीं है। लोग बातें करें कि एमक्यूएम की तरह इसको तोड़ दिया जाएगा। एमक्यूएम और पीटीआई में बहुत फर्क है। एमक्यूएम एक शहर तक महदूद थी, जबकि जो पीटीआई है वो पूरे मुल्क में इस वक्त नुमाइंदगी रखती है और हर सूबे से उनके जो पार्लियामेंटेरियन है वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। और इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है उसमें लोगों ने अपने रहनुमा पर एतमाद का इजहार किया है। और ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि ताकत का बयानिया हो या दबाव का, अवामी मैंडेट अब अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत एक खतरनाक दौरे पर खड़ी है। और एक तरफ रियासी इदारे जो है वो सियासत की लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों आम खड़े जो अपनी राय के हक में जो है वो डटे हुए। और आज का जो जलसा है सिर्फ एक सियासी शो नहीं था, ये एक अहम मैसेज था। और इस मैसेज में ये कहा गया कि वो डरने वाले नहीं है और ना ही पीछे हटने वाले। जो आपने बात की कि सुहेल अफरीदी की जानिब से जब आप खुलकर किसी पर तनकीद करेंगे तो आपको उसका रद्द-ए-अमल आता है, उसका जवाब आता है, वो भी आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। सवाल ये कि मुल्क की सियासत बैठकर माइक पर कंट्रोल होगी या अवामी जलसों में, तो ये जो फैसले हैं बंद कमरों में होंगे या मैदानों में, क्योंकि आज पीटीआई ने ये साबित कर दिया है कि अवाम अभी भी इस बयानी के साथ खड़ी है जिसे खत्म करने के लिए जो है वो पूरा निजाम खड़ा है। आपका पॉइंट आ गया औन साहब, आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, पंजाब के अंदर ये जो एक सिस्टम चल रहा है जुर्मानों का, जो व्हीकल्स ऑर्डिनेंस पंजाब हुकूमत की जानिब से लाया गया है और भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं। आप देख लें पंजाब के अंदर एक तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुर्बत की चक्की में इस वक्त घिस रही है और जो हमारे कर्जे हैं वो तो लाखों तक पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा ये है कि पंजाब हुकूमत इस चीज को नहीं देख रही। जो पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट, पंजाब के ट्रांसपोर्ट के सदर है, उन्होंने जो कि हड़ताल का ऐलान कर दिया कि हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत अवाम के बारे में क्यों नहीं सोच रही? जो उनके छोटे छोटे जो लोग मजदूरी करते हैं, लोडर जो चीजें हैं, गाड़ियां हैं वो चलाते हैं, तो एक तो ये सिस्टम नहीं चल रहा महंगाई की वजह से, और दूसरा ये है कि वो भारी जुर्माने अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी आरिफ साहब, पंजाब हुकूमत ने एक वतीरा अपनाया है कि गुर्बत नहीं गरीब खत्म कर दो इस मुल्क से। देखिए आपने ऐसी ऐसी फोर्सेस बना दी, आप किसी जगह पे अगर रेडी लगाते थे तो आपको पीरा ने उठा लिया, आपने FIR काट दी। अगर आप जी बोलिएगा। CCTV ने मार दिया, आपको भी CCTV ने मार दिया। तो पंजाब में ये जाली हुकूमत जो बैठी है, जो मिलिटेंट हुकूमत जो बैठी है, और ये जो वजीर आला इस वक्त हमारे पर मुसल्लत है, हमारी बदनसीबी ये है कि ये वो हाशिदा औरत है जो ना सोचती है ना समझती है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हमारे पंजाब के अंदर जितने भी CCTV के मुलाजमीन है, मैं चैलेंज से कहना चाहता हूँ, आप इसको सर्वे करें, जितने वो मुलाजमीन है पुलिस के जिनको पुलिस ने मिसकंडक्ट पर बाहर निकाला था, जिनके हाथों से मजदूर गरीब लोग कत्ल हुए थे, नाजायज कत्ल हुए मलिक थे, साहब बड़ी बात कर CCTV रहे में हैं डाल आप। के मलिक साहब आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ी बात कर दी है। आपके पास क्या है इन्वेस्टिगेशन है, क्या एविडेंस है? आपको मैं यहाँ पर अलीपुर की बात करूंगा। CCTV ने बंदे मार दिए, मेरे अपने क्लाइंट्स को मारा, गोली मारी और कहा कि 11 बजे बंदा गिरफ्तार होता है अलीपुर से, घर से रात 11 बजे उसकी गोली मार के घुटने में कहा जाता है कि जिन्हें वो नाका तोड़ के जा रहा था। और दूसरी जाने मैं यहाँ पे आपकी मलिक साहब ये आप नहीं कह सकते, मैं इसलिए आपको आप नहीं कह सकते, ये है कि जो CCTV है वो तो अपने कानून के मुताबिक काम कर रही है ना। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास आप कह रहे हैं एविडेंस है, आप जुडिशियल सिस्टम में किसी को गोली मारने का राइट पुलिस के पास नहीं है। आप नहीं राइट नहीं है, लेकिन अगर वो माशरे के अंदर इसी तरीके से खिलवाड़ करेंगे, माशरे को खराब करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, तो CCTV का तो हक है, उसने करना है वो अपना। अरे सर मेरी बात मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ 1 मिनट के लिए? मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ कि जो मलिक साहब ने बात की CCTV ने उठाए, ये मैं बिल्कुल इस बात की तईद करता हूँ। जो 2 बंदे अभी हाल ही में CCTV ने मारे हैं अलीपुर में, एक का जो ताल्लुक था वो जो मेरी गुपांग फैमिली है वहां से था। 2 दिन पहले बंदे को उठाया जाता है और उठा के जो है वो मार दिया जाता है, बाद में कहा जाता है कि ये जी ये कोई नई बात नहीं है। मेरी बात सुने, ये इसको जाती ना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर CCTV के किसी बंदे की किसी के साथ जाती दुश्मनी है तो वो उसे उठाकर पुलिस मुकाबले में मार दे और कोई पूछने वाला ना हो। क्या ये जो बंदा उठाया गया था उसको 2 दिन पहले उठाया है और उसके बाद उसको घर से उठाया है, 2 दिन बाद उसको मार दिया है और कहा गया मैं यहाँ बात करूंगा, अगर पुलिस मारना चाहती है तो पुलिस रियलिटी लिखे। पुलिस हमेशा से एक दस्तूर अपना रही है कि वही नीला शापर होता है, मनशाक, और वही FIR होती है, वही अपनी गोली साथियों गोली से बंदा मार जाता है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, लोगों को सजाएं जरूर मिलनी चाहिए, प्रॉपर मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ जिसने ज्यादती किया उसको फांसी लटका दो चौक में चौराहे में, मगर अभी तक बताएं हिदायत रिजवी क्यों गिरफ्तार नहीं हो सका? मैं आरिफ साहब से पूछना चाहता हूँ, हिदायत रिजवी के पास 150 वीडियो निकली है, वो कहाँ तो गिर रहा है? वो तो हाई कोर्ट से जमानतें ले रहे हैं, लेकिन मसला कौन है? जो गरीब का बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वकील बड़ा, वो मर जाता है। पुलिस ने मौका अपनाया था कि जो हिदायत अगर देखा जाए उस हवाले से तो पंजाब हुकूमत तो ठीक करती है ना। आपका 18 साल से बच्चा कम, वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सारी चीजें आप अपने इलाके का कर ली। 6000 जाने जा चुकी हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास हेलमेट नहीं है, और वो जो लाइसेंस आप बन रहे हैं वो लाइसेंस का प्रॉपर टेस्ट से बन रहे हैं। आप जाएं बाइक का लाइसेंस बनवाएं, कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपने ID कार्ड देना है और आपको लाइसेंस जारी कर देंगे। तो ये तो रेवेन्यू क्रिएट करने का जरिया है ना। मेरी बात सुने, जब हुकूमत इतने बड़े कानून बनाती है तो उसके साथ शहरियों को सहूलियात भी दी जाती है। आपका काते रोड आपकी हुकूमत को लोगों की आज तक पता नहीं है, लाखों जाने उस पे जा चुकी है। क्या वो हुकूमत के उसमें नहीं आता? क्या हुकूमत ये नहीं सोचती? क्या मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आप याद रखें, हुकूमत को हमारी पब्लिक की सेफ्टी से कोई गर्ज नहीं है। हुकूमत रोड नहीं बनाती कि हमारे एक्सीडेंट, हुकूमत सिर्फ सर बच जाए। अगर हुकूमत को हमारी सेफ्टी से इतनी गर्ज थी तो डबल रोड बना दे, मुजफ्फरगढ़ डबल रोड नहीं बनी आज तक। अगर हुकूमत को हमारे साथ इतनी रोड बना दे, लेकिन ₹11 करोड़ 20 अरब रुपए जो जमा कराने हैं चलान की मद में, ये तय हुकूमत है जिसका हदफ है चलान का सिर्फ 11 अरब 20 करोड़ के इस हुकूमत ने जमा कराना है। इस तरह से पुलिस ने चलान की मद में हुकूमत को। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मलिक साहब। कौन था मुझे ये बताइएगा
کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کریں, بلوچستان ویسے بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, اور کل وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے ان کی جانب سے قومی دھارے میں لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, اور انہوں نے قومی دھارے میں شامل ہو کر پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنے کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا اچھا اقدام ہے؟ دیکھیں, اقدام تو یہ اچھا ہے, لیکن جب ایک صوبے کو آپ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے محروم رکھیں گے تو کیا وہاں پہ باقی لوگ نہیں پیدا ہوں گے؟ جب ایک گیس جو بلوچستان سے نکلتی ہے, وہاں کے لوگ لکڑیاں چن کر آگ جلاتے ہیں, ڈیزل جو پیٹرول ہے وہاں سے نکلتا ہے, استعمال پنجاب کے لوگ کرتے ہیں, سندھ کے لوگ, KPK کے لوگ کرتے ہیں. جب آپ وہاں پر نظام تعلیم پر کوئی فوکس نہ کرے, وہاں کے لوگ آج بھی تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں کے لوگ آج بھی گیس کے لیے کہ یہاں سے نکلتی یہاں سے ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا ایسے صوبے میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ جب تک آپ ایک صوبے سے ساری چیزیں نکال کر آپ دوسرے صوبے پر استعمال کریں گے جہاں سے آپ کا اپنا تعلق ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات میں بہتری آ سکے گی؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن دہشت گردی جو ہے وہ ایک یہ بھی اس چیز کی ایک کڑی ہے کہ جب آپ ایک صوبے سے وہاں کے جو سورسز ہیں وہ نکال کر دوسرے صوبوں کو دیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس سے محروم رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بالفرض ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی پنجاب کی, یہاں سے جو گندم آتی ہے, یہاں سے جو چیزیں اگتی ہیں, فصلیں تیار ہوتی ہیں, یہاں سے اٹھا کر ہم دوسرے صوبوں کو دے دیں تو آپ کے لوگ بھی باغی ہوں گے, آپ کے لوگ بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس پہ جو حکمران ہیں, نمائندے ہیں, وہ عوامی نمائندے, ان کو سوچنا چاہیے, ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے. اور بلوچستان میں یہ کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف وہاں کے جو سیاسی وڈیرے ہیں یہ صرف ان کا قصور ہے کہ وہ وہاں سے جو اسٹیبلشمنٹ کے زور پر وہ MNA بنتے ہیں, پارلیمنٹرین بنتے ہیں, تو اس کے بعد جس طرح وہ جن کے اشاروں پہ ناچتے ہیں, تو وہ پھر حالات ایسے ہی ہوں گے جب آپ وہاں کے لوگوں کو بنیادی ضروریات جب تک نہیں دیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا, لکھ لیں کہ KPK اور بلوچستان میں جو آپ وہاں سے جو چیزیں نکالتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اس کا حق نہیں دیتے, تو پھر ایسے مسائل, یہ ایسی چیزیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پھر آگے بھی بڑھتی جائیں گی جب تک آپ بلوچستان میں آج کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں آپ نظام تعلیم کو فوکس کریں, وہاں پہ نظام تعلیم لائیں, وہاں کے لوگوں کو آپ تعلیم دیں. یہ مسئلہ آپ کو آج سے 8 سے 10 سال بعد نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملک صاحب, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے بلدیاتی نظام کو فعال کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے, جو فنڈ ہے وہ بلدیات تک منتخب کیا جائے. لیکن پنجاب حکومت نے اعلان کیا, وہ اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے بھی ہاتھ پہ انہوں نے زور دیا کہ ہلکے بندیوں کا اعلان کیا جائے, لیکن اس پہ حکومت نے کروٹ بدلی اور وہ اس کو جنوری فروری تک, وہ مارچ تک ان کو لے گئے. کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ ہونا چاہیے, بلدیاتی نظام کو آنا چاہیے پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی, بلدیاتی نظام میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بلدیاتی نظام طلبہ یونین کو بھی قائم کیا جائے. پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کو کیوں راضی نہیں کیا جا رہا؟ وہ سب سے بڑی وجہ جو آپ نے ابھی کہی کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا, تو کس الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ بھی بوگس ہے, وہ بھی اس کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے, اس کو بٹھایا ہوا ہے. ملک صاحب, آپ ہر ادارے کے بندے پہ تنقید کر رہے ہیں, کوئی ان کی پوزیٹیوٹی تو لے لے. دیکھیں میری بات سنیں, ارے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر نہ چاہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پارلیمان جمہوری نہیں ہے. پاکستان کے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ لوگ ہیں جو جس طرح آج سے 70 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی پاکستان کے اندر, آج بھی وہی حال ہے. اور اگر پاکستان کے لوگوں نے جدوجہد نہ کی, پاکستان کے حقیقی مینڈیٹ والے لوگوں کو نہ لایا گیا, تو یاد رکھیے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر ہمارے غدار شامل تھے, اس ملک کے اندر بھی غدار شامل ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن صاحب کی مدت پوری کر دیجیے. اچھا, یہاں پہ مزے کی بات کروں گا کہ 2000 جب جو الیکشن ہوا, اس الیکشن کے اندر جب راولپنڈی کے کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا, وہ کہاں پہ کمشنر راولپنڈی صاحب پسند کریں گے آپ, یا کوئی بھی اگر آپ دکھا دیں, وہ جہاں بھی ہوں گے طاقت کے بلبوتے پر ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ڈگر پر چلایا جا رہا ہے. قومیں طاقت سے نہیں چلتی, قومیں جو ہے وہ ایک نظام سے چلتی ہیں, عدل سے چلتی ہیں. آپ کے ملک کے اندر اس وقت بدقسمتی سے جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلک بنا دیا ہے اس ملک کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں پنجاب ہونا چاہیے, دین لائیں گے تو یہی کچھ ہونا ہے. جب آپ عدالتی نظام میں بائی پاس کر کے ترامیم لا کر اپنے ذاتی مفاد پہنچائیں گے. دیکھیے, اب آپ نے قومی عدالت بنا کر سپریم کورٹ کی وجہ کو ڈیویلیو کر دی, یہ غلط کیا ہے؟ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو آپ نے 73-77 سال سے آپ قانون کو بنا نہیں سکے.
अच्छा 10 साल से आप आइन को बना नहीं सके, जो आइन था उसको भी तरमीमें करके आप काम कर रहे हैं। हुकूमत तो चल रही है ना, हुकूमत तो चल रही है, ठीक है, वो जिस तरीके से भी आए। देखिए हुकूमत तो चल रही है, हुकूमत की तनख्वाहें तो बहाल है, हुकूमत तो चल रही है, पार्लियामेंट जो है वो तो चल रही है, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं चल रही ना। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को आप मार्किंग बनाकर किसी को किराए पर देनी चाहिए। गैर पार्लिमानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गैर पार्लिमानी सफाई माजरत के साथ क्या चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर कोई ईंट मार के हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान के कानून पर हमला करके पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला है। जब आप इतनी बड़ी तनख्वाह, इतनी बड़ी मदद देकर एक पार्लियामेंट बनाई, उस पार्लियामेंट में इजलास नहीं होता, तरमीम ही नहीं पास होती, वो तरमीम आगे पास हो जाती है, पता नहीं शुरू चलता। डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट के अवामी नुमाइंदों से, बात होनी चाहिए। बात से एग्री करता हूँ। देखें आईनी अदालत का तो कयाम तब जरूरी था कि जब आपकी, अगर आप समझते हैं कि बाकी जो अदालतें, अगर क्या सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी अदालत थी, क्या जो हाई कोर्ट है वो गैर आईनी अदालतें, जो एक मकसद होता है किसी अदालत को बनाने का, आईनी अदालत के बनाने का कोई इन्होंने मकसद नहीं बताया। और ये जो बैठे हुए यहाँ पे जजेस हैं अपनी मनपसंद के, जिन्होंने इनसे फायदे हासिल किए, जस्टिस आमिर फारूक कौन है जो आईनी अदालत का जज बना है? यही नवाज शरीफ का, जो बाद में नवाज शरीफ वापस आया और बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर जाती है और वहां से इसके फिंगर लगते हैं, ये कौन है? ये वही तो जज है जिसने पूरी सहूलतकारी की है। तो सहूलतकारी के साथ जब आपको ये फवायद मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आज आपके प्रोग्राम के बाद आप पर भी, मुझ पर भी, और रोहन भाई का भी शिकायत किया तैयार होनी है। नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, देखिए अल्लाह पाक करम करेगा, इसमें नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं मलिक साहब, असल बात यह है भाई की जबान बनिया करा दी गई है। अभी कुछ रोज पहले हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में गए, हमने एक प्रोग्राम की बुकिंग कराई 75,000 रुपए, मतलब 75,000 रुपए फ्री अमाउंट स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बच्चों ने जमा कराई प्रोग्राम के लिए, मगर सहाफियों ने कह दिया कि जी हमें मना कर दिया गया। तो मैंने वहां पर एक बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर सहाफियों को भी मना कर दिया गया है तो फिर उनको बचना क्या है? नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर भी आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब, अपना ओम साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। हमारे मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बैरूनी दौरे पे हैं और वो कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो बरतानिया में मौजूद हैं, जो सहाफ़ी हैं, ब्लॉगर्स हैं, और उनको वापस करवाने का वो सिलसिला करवा रहे हैं कि इनको वापस भेजा जाए। क्या समझते हैं कि क्या वो आ पाएंगे वापसी, या बरतानिया की हुकूमत जो है इनसे जो मदद कर पाएगी इनकी, वो क्यों वापस उनको लेके आना चाह रहे हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और साहब? देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है। बरतानिया का जो है लंदन का कानून है वो इस सब पाकिस्तान के कानून के तरह नहीं है कि आप जिसको मर्जी पकड़ के उनके हवाले कर दें। वो वहाँ पर पूरे अपनी जो लीगल तरीके से जो है वो रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जी आपने डॉक्यूमेंट दे दिए ये बंदा। अभी इन्होंने जितने यूट्यूबर थे उनके खिलाफ एक फैसला दिया था, किसी का यूट्यूब चैनल बंद हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो ये भी ऐसा ही है, ये सिर्फ एक नाकाम कोशिश है और ये सिर्फ डराने के लिए कि जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे मलिक साहब ने बात की कि जुबान बंदी की जा रही है, तो ये भी जो इंटरनेशनल जबान बंदी आप इसको कह सकते हैं कि हम इनको ऐसे डराएंगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो है वो उसमें नरमी अख्तियार करें। तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत की जानिब से वो एक फजूल किस्म की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। मैंने जो मेन बात की आप उस पर अगर फोकस करें तो सारी चीज आपको समझ आ जाती है। जो बरतानिया का कानून है या पाकिस्तान का कानून है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि वो जी आए पकड़ के बंदे को उनके हवाले कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहसिन नकवी साहब जिस तरह लाए गए हैं, और वो अब मैं मजीद बात नहीं करना चाहता। वो मलिक साहब ने जो बात की है मुझे थोड़ा सा डायरेक्ट लग गया है। देखिए सारी चीजें वाज़ेह है, सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ इनकी एक वक्त का जिया है। ये जो भी चीजें करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, आपकी बात ये कि ये वक्त का भी जिया है और ये फजूल पोजीशन है। अगर इनकी जगह अगर हुकूमत अपने आइन को सीधा कर ले, हुकूमत जो है ठीक कर दो। मैं तो चाहता हूँ कि उनको वापस लाया जाए और उनको कैमरे किरदार तक पहुँचाया जाए जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों को ईद कर रहे हैं। पाकिस्तान की इदारे जिस तरह पाकिस्तान के इदारे जिस तरह पाकिस्तान की तरफ कोई कार्य आप क्या कहेंगे? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं मुझे पाकिस्तान के इदारों ने लेकिन जो बाहर बैठ के आपके ये जो ब्लॉगर आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? वो मुल्क में पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। वो उनको वापस लाना चाहिए, उनको पहुंचाना चाहिए। वो अच्छे इकदाम कर रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब।
जी जिन्होंने सर, तहरीक लब्बैक के लोगों पर फाइट चलाई थी। किसने चलाई है फायरिंग तहरीक लब्बैक पे? कोई पंजाब आपके पास पुलिस ने चलाई है evidence है? फाइट। आप कैसे कह सकते हैं पंजाब साहब, पुलिस आप ने तहरीक ऐसे की है। बैठ के आप इदारों के खिलाफ इन कर रहे हैं? मैं क्या चाहता हूँ कि आपको नहीं पता, आपकी मीडिया को नहीं पता कि भाई मुहित में क्या हुआ। देखिए एहतजाज हुआ वहाँ पे लाठी चार्ज हुई, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। लाठी चार्ज होने के बाद क्या वहां पर लोग कत्ल नहीं, मेरी बात सुने, क्या वहां पर लोग कत्ल नहीं हुए? ठीक है, उसमें 2-4 लोग ऐसे हैं जो कत्ल हुए हैं और 2-4 नहीं, कानून की 4 नहीं हुए, अच्छा, 2-4 इसमें मुझे ये लोग बताइए, कत्ल हुए। पुलिस वाले कत्ल नहीं हुए मैं वहाँ पे? समझता हूँ कि मेरे क्या पुलिस वाले पाकिस्तान का कत्ल एक नहीं एक हुए? शहरी कीमती है। नहीं, पुलिस वाले कत्ल नहीं हुए। मैं आप समझता हूँ कि मुझे मेरे मुल्क का एक एक शहरी क्योंकि जब कीमती है। उन्होंने मुज़ाहमत मैं की अपने तो मुल्क के अंदर किसी बंदे के ऊपर गोली नहीं चलाने दे सकता किसी को। मैं किसी वर्दी वाले को अपने किसी शहरी पर गोली नहीं चलाने दे सकता। नहीं, मेरा आप मुल्क ने कौन हिफाजत दी है, मेरे है? वतन की हिफाजत की है, देखिए, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऐसा है कि आवाम की राय को देखा जाता है, और जब वो मुज़ाहमत करेंगे साफ ज़ाहिर है उनके ऊपर तो मुज़ाहमत की जाएगी। जब वो इदारों को मार रहे हैं, मुझे पता है आज तक क्या अमेरिका ने, आज तक क्या जिसको आप अपना बाप तस्लीम करते हैं, आपका आपकी पार्लियामेंट आपके कनेक्शन बाप तस्लीम करते हैं, क्या उस मुल्क के कानून में किसी को गोली मारी किसी शहरी को? आप 900 लोग मार देते हैं और कहते हैं जनाब मैं 2-4 लोग मारे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मलिक चार साहब। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, मेरे पैनलिस्ट में और रजा सीनियर साहब इस्लामाबाद से और चेयरमैन अल-मुहम्मदिया तहरीक पाकिस्तान से मलिक अदरीन अबू बकर गलू साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ जदोई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।